भाई 14 से पहले तो नहीं है किसी का, 7th भी है, 7th भी 8th भी है। अरे यार दोनों थे बेटा, ट्रांसवर्स भी होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी होते हैं। 7th वाला किसका था ये? आपका। ये ग्रेविटी वेव्स होती हैं, सुन लो। अबे यार सुन लो भाई, पानी पे जो रिपल्स पैदा होती हैं, जो वाटर रिपल्स होती हैं, ये एक्चुअली ग्रेविटी वेव्स होती हैं। और जो ग्रेविटी वेव होती है उनका ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल दोनों प्रकार का नेचर होता है। वेव है वो इस तरीके से कुछ होती है, वाइब्रेट करती हैं ऊपर नीचे ट्रांसवर्स, और वो वेव इस प्रकार से वाइब्रेट करती हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल। तो ये दोनों नेचर होंगे ग्रेविटी वेव्स का। 8th वाला, डिस्टेंस बिटवीन अ कंप्रेशन एंड एडजॉइनिंग रेयरफैक्शन। देखो कंप्रेशन रेयरफैक्शन बिल्कुल वही चीज होती है जैसे एक ट्रांसवर्स वेव। सुन लो, जब एक ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट करती है, बचपन वाला काम है यार, उसमें क्रस्ट और ट्रफ बनते थे, याद है तुम्हें? इसको क्या बोलते थे? ऊपर वाले को क्रस्ट नहीं क्रस्ट, नीचे लिखो बोलते हैं ट्रफ। तो दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाय 2 होता है, और दो सक्सेसिव ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस है लैम्डा बाय 2 है। ये बचपन का कांसेप्ट है। ऐसा ही लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव जब किसी मीडियम से ट्रैवल करती है तो दो पोर्शन बनते हैं, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन से कंप्रेशन का डिस्टेंस भी लैम्डा बाय 2 होता है, और रेयरफैक्शन से रेयरफैक्शन का डिस्टेंस भी लैम्डा बाय 2 होता है। ये है कंसेप्ट। ठीक है जी। तो उसने पूछा है डिस्टेंस बिटवीन अ कंप्रेशन एंड एडजॉइनिंग रेयरफैक्शन। ठीक है जी। अब अगर ये डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 है तो आधा डिस्टेंस हो जाएगा आपका कितना? लैम्डा बाय 4। मैच कर लेना ऑप्शन। 8 के बाद 14 से पहले, 8 के बाद 14 से पहले सर जो 10th का थर्ड ऑप्शन है टू किल स्मॉल एनिमल। टू किल स्मॉल, मारने के लिए नहीं होता ना, उनको भगाने के लिए होता है, मारने के लिए नहीं होता। हाँ बाकी एक्सपेरिमेंट तो मैंने करके देखा है, मैं शायद करके देखूंगा। एक छिपकली वैसे मेरे घर में घूम रही है, आज ही करूंगा एक्सपेरिमेंट उस पे। हाँ जी। और बस 14। बेटा पहले ने कि वेलोसिटी का रेशियो ले ले, जब वेलोसिटी का रेशियो आएगा तो टाइम का रेशियो भी आ जाएगा। देखो कैसे। तो दो गैसेस हैं यहाँ पे पास, एक है हीलियम, बच्चों एक मिनट रुक जाओ, शांति रखो, और दूसरी गैस है ऑक्सीजन। अच्छा, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ या ना? अच्छा, ऑक्सीजन में भी डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, वो टाइम ले लेते हैं TO2, वो टाइम आपको निकालना है कितना है। अच्छा, वेलोसिटी का वैसे फॉर्मूला होता है अंडर रूट में गामा आर टी, ये कैपिटल टी टेम्परेचर है, ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय मोलर मास। He का मोलर मास कितना? 2, Hg का नहीं, He का। अच्छा, फिर ये दोबारा गामा आर टी हो गया। अरे बच्चों सुन लो ना, O2 का मोलर मास कितना होता है? 32 होता है ना? वैसे ऑक्सीजन का 16 होता है, पर वहां पे 2 होती है। अब देखो क्या हुआ, एक तो ये L से L कैंसिल हो गया, या तो बेटा टाइम ऑफ O2 बाय टाइम ऑफ He, इसमें बाबू गामा आर टी खत्म, गामा आर टी खत्म। ये आपके पास क्या आ गया? अंडर रूट में 32/2 इक्वल टू TO2 बाय THE। इसको जब सॉल्व करेंगे बचेगा 16, 16 का रूट कितना? 4। ऑक्सीजन का टाइम पीरियड आपको निकालना है, हीलियम का टाइम पीरियड आपको दे रखा है T, तो ऑक्सीजन का टाइम पीरियड हो गया कितना? 4T। बोलो ठीक है? अब की बात सब कुछ अब बेटे ऑप्शन नहीं है तो गलत दे रखा नहीं, अब होगा तो यही आंसर। बाकी चल देख लेता हूँ, गलती तो नहीं करी मैंने। He 2 होता है बेटा, 2 होता है, 4 होता है, 4 होता है। किसने बोला था? नंबर समझ सकता हूँ तुम्हारी स्थिति इस समय। अब ठीक है ना? 4 तो ये अब तुम गलत करके आ रही थी, वेट कर रही थी ना, बोल रहे गलत, मजा आया।
अब ठीक है, पहले देख ले, नहीं पहले देख तू पक्का। इसकी हंसी भी खतरनाक सी है, पक्का गलत है तुम्हारा। थोड़ी देर में बताइए। पूरा सॉल्यूशन याद कर बताइए ना करते तो चुप ही रहे। आज इसलिए आगे बैठा ना बेटा, समझ जाओ। कुछ पल की खुशियां तुम तो बर्दाश्त नहीं होती मेरी। आज का पता है इतना मस्त मेरी जिंदगी कट रही है, पूरे बेड पे फैल के लेटता हूँ, डायगनली लेटता हूँ बिल्कुल। अरे घर पे नहीं है ना, वो जाने की मैं इतनी मस्त जिंदगी कटती है ना समय। अब भी नहीं देखा फिर एक आपको सी वाला 3D, लेकिन 3D में तुक्का मारने वाली बात है, लेकिन 3D में तुक्का मारने वाली बात है। कायदे से तो ये होना चाहिए, बट एक रुक जा, इसमें हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं यार, रुक जा, इसमें कुछ गलती कर रहे हैं। एक मिनट ना सोचने दोगे जरा। गामा गामा सेम नहीं होंगे। गामा सेम नहीं होंगे, दोबारा करना पड़ेगा। गामा 1 RT कितना बोला तुमने 4, गामा 2, अरे एक मिनट रुक जाओ, कर रहा हूँ ना मैं। TO2 by THE, ठीक है, RT गया, ये बचेगा आपका अंडर रूट में गामा 1 बाय गामा 2, और ऊपर जाएगा ये 32/4, ये बचेगा आपका TO2 नहीं बचा, और THE हो गया कैपिटल T। अच्छा ये तो चला गया 8 बार, लेकिन रुको, अब सारी प्रॉब्लम है गामा की। गामा 1 है हीलियम के लिए, हीलियम है मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक का गामा कितना होता है 5/3। गामा 2 है O2 का, O2 है डायटॉमिक, इसका होता है 7/5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू TO2 बाय T। ले बेटा करती रहे, अगर अभी आंसर ना आए तो छोड़ दियो। 14 के बाद 15 किसका था? 15 कैसे होगा? इसमें से नहीं ये लगेगा सर। और बोलो 15 के बाद 18 होगा। साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ 1.5 मीटर, ठीक है बेटा। एक काम कर वाली के, इसमें ना पहले स्पीड निकाल ले, पहले 330 ना। अब आप निकालोगे इसमें स्पीड का चेंज। अब स्पीड का चेंज कैसे निकालेंगे? देख दो तरीके हैं, या तो एक काम कर, 0 पे, 0 मतलब 273 डिग्री और 27 यानी कि 300 डिग्री और 300 केल्विन, सॉरी 273 और 300, इन दोनों पे रेशियो ले ले, रेशियो से V2 आ जाएगा 273 बेटा, 273 मतलब 273, 0 डिग्री सेल्सियस है ना, एनटीपी वही होता है ना 0। वैसे देख हमारे टाइम में तो अलग अलग होता था, एक 25 होता था, एक 0 होता था, लेकिन मैंने सुना है कि आजकल केमिस्ट्री वाले टीचर भी दोनों सेम ही लेते हैं, एनटीपी एसटी दोनों सेम ही लेते हैं। बाकी मैं कह नहीं सकता, एक बार 0 लेके देख, क्या पता कुछ फर्क आए, क्योंकि जो वैल्यूज है ना वो बहुत बड़ी बड़ी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, और इतना चेंज लगभग सिग्निफिकेंट चेंज पे ही हो सकता है। करके देखते हैं ना, नहीं आया तो फिर बार 125 डिग्री लेके देख लेंगे। तो V1 by V2 is equal to अंडर रूट बनेगा 273/300। V1 आपका कितना हो गया? V1 आपका 330 डिवाइडेड बाय V2, अंडर रूट में गया 273/300। इसको लमसम सॉल्व करके देख लो, V2 आ जाएगा। अब जब आपका V2 आ गया तो वहां से λ2 निकाल लेना, वरना दूसरा तरीका इसका फ्रैक्शनल चेंज से होता है, लेकिन फ्रैक्शनल चेंज यहाँ पे नहीं लगा तो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि 27% चेंज आ रहा है, टेम्परेचर जो चेंज आ रहा है ना वो 27 केल्विन का आ रहा है, और 27 केल्विन जो नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं है, काफी बड़ी वैल्यू है। करके दिखाना चाहिए सर। 18 के बाद 24 से पहले कोई 20 वाला तो क्वेश्चन नहीं है। 20 वाला क्वेश्चन का है, छोड़
टेंशन नहीं। जिंदगी में ऐसी चीजों के बारे में सोचना नहीं जो कभी हासिल नहीं हुई। जो चला गया वो चला गया। बोलो। The ratio of the speed of source to the speed of sound is called match number B. Intensity level of sound of intensity is 30 I is 30 decibel. The ratio of I by I naught is या डेसिबल वाला नहीं फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला शायद ये था loudness equal to 10 log base 10 I by I naught। शायद ये फॉर्मूला उसने क्या कह रखा कि I इंटेंसिटी पे जो इंटेंसिटी लेवल है वो 30 डेसिबल है। तो I by I naught के रेशियो कितना? चल देखते हैं। अगर इसको 30 ले लेते हैं 10 log base 10 I by I naught, ये कट गया 3। लॉग को पलटना आता है तुम्हें? फिर बताओ। हाँ एंटी लॉग आता है। तो I by I naught is equal to एंटी लॉग ऑफ 3। एंटी लॉग ऑफ 3 क्या होगा? वही पूछ रहा हूँ, आता है या नहीं आता है? 10 की पावर 3 होगा। I by I naught is equal to 10 की पावर 3 यानी कि 1000। ये रेशियो I और I naught। वैसे तो मैं करें लॉग बेस्ड क्वेश्चन कभी केमिस्ट्री में करें कभी लॉग को उल्टे करने के। फिजिक्स में देखो वैसे उसका ज्यादा कोई यूज है नहीं, पर अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि कहीं है लॉग नहीं समझ में आ रहा तो बता दे रहे एक बार। इसके बाद 29 तक ऐसे क्वेश्चन। दोबारा बोल। 29 तक ऐसे क्वेश्चन। 29 तक ऐसे ही क्वेश्चन है। 29 तक हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, बल्कि 30 भी इसी के रिलेटेड है। उसका तो फ्रीक्वेंसी। हाँ मतलब है सारे ये असल में क्वालिटी ऑफ साउंड के क्वेश्चंस हैं। यहाँ से आपके 26 क्वालिटी ऑफ साउंड के क्वेश्चन है। क्वालिटी ऑफ साउंड के क्वेश्चन वैसे ज्यादा आते नहीं है। हाँ छोड़ सकती है। सीधी सी बात है, ये चीज आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हो ना। 10 साल 12 साल के पेपर तो आप सबके पास अवेलेबल है। आप एक बार खुद देख लीजिए कि क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं। चलो जी तो बेटा हाँ जी अब बताइए लास्ट टॉपिक कैसे चल रहा था? थोड़ी देर तो पढ़ लो। अबे क्यों मेरी आज की सैलरी कटवाना चाहते हो? थोड़ी देर तो पढ़ लो। तो एक भी छोड़ दो भैया। हम क्या देखें पढ़ा है जब सिंगल था तब की बात अलग थी। 50 खर्चे घर में भी था। हम कह देंगे सर ने पढ़ा है। अभी हालात हो के भाई साहब हाँ बोल देंगे आप बोल रहा है हमारा बोल रहा है वो चेक करेंगे। हम कह देंगे कभी चेस खेली है? इसे उखाड़ दो। चेस में सबसे खतरनाक प्यादा कौन सा होता है बताओ? राजा नहीं होता। कौन? राजा का मतलब टाइम ही नहीं होता कभी चेक करने का। एक पहले इसके नीचे का जो होता है जैसे विजेंद्र सर समझ जाओ। क्यों कटवाना चाहते हो मेरी सैलरी? अच्छा नहीं लगता? चलो चलो हो जाएगा। देखो स्टैंडिंग वेव बेसिक इंट्रो तो कराई थी उसका, बाकी मुझे पता चला तुम नहीं पढ़ोगे। आपने नहीं किया। लिखिए स्टैंडिंग वेव। अच्छा स्टैंडिंग वेव होती क्या है पहले सुन लीजिए। स्टैंडिंग वेव ऐसी वेव है जिनमें किसी भी प्रकार का एनर्जी का कोई ट्रांसफर नहीं होता। मतलब इसमें एनर्जी ना तो लेफ्ट से राइट साइड में प्रोपोगेट करती है ना राइट से लेफ्ट साइड में प्रोपोगेट करती है, पर एनर्जी जो है वो किसी दो पॉइंट्स के बीच में एक तरीके से फंस के रह जाती है। दो पॉइंट्स के बीच में जो एनर्जी है वो लगातार इस तरीके से ऑसिलेट करती रहती है। बस यहां से ओवरऑल ना आगे जा पाती है ना ही ओवरऑल पीछे जा पाती है। इस तरह की वेव को कहते हैं हम लोग क्या? स्टैंडिंग। तो लिखे जा दो शब्द आप इसमें पहले कि स्टैंडिंग वेव क्या होती है। A wave in which
there is a wave in which there is no net flow. A wave in which there is no net flow of energy in either direction. No net flow of energy in either direction. जिसमें एनर्जी का कोई भी फ्लो नहीं होता किसी भी डायरेक्शन में। ठीक, अब इसमें कई सवाल हमारे पास आते हैं। जैसे पहली बात की ऐसी वेव बनती कैसे, तो ऐसी वेव बनने का एक बेसिक फंडा ये होता है कि जब हम दो वेव्स को आपस में कंबाइन करें। अब ये दो वेव कैसी होनी चाहिए? पहली बात, एक तो इनका होना चाहिए सेम एम्पलीट्यूड। समझ गए? पहला क्या होना चाहिए इनका? सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। दूसरी बात, इनका होना चाहिए, इनकी होनी चाहिए सेम वेवलेंथ। तीसरी चीज इनकी होनी चाहिए सेम फ्रीक्वेंसी। चौथी चीज होनी चाहिए इनकी सेम स्पीड। पांचवी, ट्रैवलिंग अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर दो वेव कुछ इस प्रकार की होती हैं कि जिनके एम्पलीट्यूड बराबर हो, जिनकी वेवलेंथ बराबर हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो, जिनकी स्पीड भी बराबर हो, पर ये दोनों के दोनों सेम स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ट्रैवल कर रही हो पर अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रही हो और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो, तब इन दोनों वेव के कंबाइन होने से बनती है हमारे पास स्टैंडिंग वेव। तो फॉर्मेशन कैसी होती है? एक छोटी सी लाइन लिख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव कैसे होती है। फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव में लिख लीजिए, दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन of two waves, having, अब ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। हो गया बच्चों? वैसे अगर इसमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी तो स्पीड तो वैसे भी अपने आप ही सेम हो जाएगी, पर ये फिर भी मैंने तीनों पॉइंट लिख दिए हैं। ये सारी चीजें सेम होनी चाहिए पर डायरेक्शन बस अपोजिट होनी चाहिए। लाइन भी सेम हो पर डायरेक्शन मोशन की अपोजिट हो। इस तरह की वेव जब कंबाइन करेंगी तब बनती है स्टैंडिंग वेव। ठीक है भाई सबने? चलो अब इनकी फॉर्मेशन डायग्रामेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर देखिए। तो कंसीडर कीजिए कि ये है हमारे पास वो स्ट्रेट लाइन जिसपे ये दोनों वेव प्रोपेगेट कर रही हैं। अब पहली वेव तो ये हो गई, फर्स्ट वेव ये हो गई, जो मान लीजिए लेफ्ट साइड की तरफ ट्रैवल कर रही है। पहली वेव तो ये हो गई जो लेफ्ट साइड की तरफ ट्रैवल कर रही है, सॉरी राइट साइड की तरफ ट्रैवल कर रही है। अब एक दूसरी वेव हम लेंगे जो इतने ही एम्पलीट्यूड की होगी, इतनी ही वेवलेंथ की होगी, सेम फ्रीक्वेंसी सेम स्पीड की होगी पर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है।
तो ये वेव कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए। ये है जी हमारी सेकंड वेव। तो ये दो वेव जब आपस में कंबाइन करती हैं तो इस प्रकार का आपको रिजल्टेंट पैटर्न देखने को मिलता है, और यही है जी हमारी स्टैंडिंग वेव। इस स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन के दौरान मीडियम के दो तरह के पार्टिकल होते हैं मेन। एक वो पॉइंट्स होते हैं जो हमेशा रेस्ट पे रहते हैं, मतलब इन पॉइंट्स पे अगर तुम कोई भी पार्टिकल को रख दो, कोई भी पार्टिकल, तो ये पार्टिकल कभी वाइब्रेट नहीं करेंगे। इन पॉइंट्स पे अगर आप किसी पार्टिकल को रखोगे तो वो पार्टिकल कभी वाइब्रेट नहीं करते। इन पॉइंट्स को कहा जाता है नोड्स, इनको कहा जाता है नोड्स। तो n करते हैं रिप्रेजेंट नोड्स को, और नोड्स का मतलब है पॉइंट्स हैविंग जीरो या मिनिमम एम्पलीट्यूड, मतलब जहां पार्टिकल का जीरो एम्पलीट्यूड होगा या मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा उसे कहते हैं नोड्स। इसी के साथ साथ एक और तरह के पॉइंट बनते हैं जहां पार्टिकल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, और इन पॉइंट्स को कहा जाता है एंटी नोड्स। इन पॉइंट्स को कहा जाता है एंटी नोड्स। एंटी नोड्स का मतलब हो गया पॉइंट हैविंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो जिन पॉइंट्स का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उन्हें कहा जाता है क्या? उन्हें कहा जाता है एंटी नोड्स। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये जो नोड और एंटी नोड है इनमें फर्क कितना होता है? तो देखिए, दो सक्सेसिव नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है, दो नोड्स के बीच में। इसी प्रकार से दो एंटी नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो भी λ/2 होता है, पर नोड से लेके एंटी नोड का जो डिस्टेंस होता है वो λ/4 होता है। तो नोड से नोड λ/2, एंटी नोड से एंटी नोड λ/2, और नोड से एंटी नोड कितना? λ/4। अलग से लिखवाने की जरूरत है, ये समझ जाओगे। चलो ठीक है, समझ जाओगे तो अच्छी बात है। चलिए अब एक बात समझिए, सवाल ये उठता है कि आखिर स्टैंडिंग वेव में एनर्जी प्रोपोगेट क्यों नहीं कर पाती। देखिए, एनर्जी ट्रांसफर करने का जो बेसिक फंडा ये था कि जब एक पार्टिकल एनर्जी को रिसीव करता है तो वो आगे दूसरे पार्टिकल को एनर्जी देना चाहिए, क्योंकि जब कोई वेव ट्रैवल करती है किसी मीडियम में तो उस वेव में हर मीडियम के पार्टिकल, मतलब मीडियम के सारे पार्टिकल जो है वाइब्रेट करते हैं, और इन वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठा, छठे से सातवां, सातवें से आठवां एनर्जी लगातार ट्रांसफर करती रहती। वो मजदूर वाला केस याद है? याद है कि जिसमें हमें ऊपर ईंटें चढ़वानी थी और मैं जो बहुत सारे मजदूर लेके आया था, उन्होंने सब ह्यूमन चेन बनाई थी। एक ने दूसरे को ईंट दी, दूसरे ने तीसरे को दी, तीसरे ने चौथे को दी, चौथे ने पांचवे को दी। हाँ या ना? अब सपोज कीजिए कि बीच में एक मजदूर ऐसा था जो बिल्कुल भी खाद लगाने को राजी नहीं था काम को, तो नाजिम मैं तो ना करूंगा काम, ठीक है, पार्टी चाहिए तब करूंगा, मान लो ऐसा था। तो उस तक मान लो ईंटें आती, वो हाथ ही ना लगाता। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये जो चौथा वाला पार्टिकल था ये सीधे छठे को नहीं दे सकता था एनर्जी, इसे पांचवें को देनी पड़ेगी। पांचवा तब आगे देगा, तब आगे एनर्जी ट्रांसफर होगी। पांचवें ने मना कर दिया कि ना जी ना, मैं तो रिसीव ही नहीं करूंगा पहले पार्टी, तब आगे जाएगा समझ। तो क्या हुआ, एनर्जी 4 तक आई और फिर वापस चली गई। हाँ या ना? ठीक है जी, इसको कोई दिल पे मत लेना कि अगर तुमने मना कर आज की पार्टी को देखो तो कमी मिलेगी, है ना, ये मत समझना। तो चौथे तक एनर्जी आई, पांचवें ने मना कर दिया रिसीव करने से कि नहीं मैं छठे को नहीं दूंगा, तो वहां से एनर्जी वापस लौट के चली गई। स्टैंडिंग में भी लगभग कुछ ऐसा होता है। अगर आप यहां से देखो कि नोड से एनर्जी ट्रांसफर होना स्टार्ट हुई तो ये सारे के सारे पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे और एनर्जी को आगे भेजेंगे, लेकिन अगले नोड में जो पार्टिकल बैठा है वो बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहा, वो बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहा उसका, क्योंकि जीरो एम्पलीट्यूड है, वो जरा सा भी वाइब्रेट नहीं कर रहा। अब अगर वो वाइब्रेट करेगा नहीं तो वो इस एनर्जी को अगले वाले सेक्शन में नहीं भेज पाएगा। हाँ या ना मुन्ना? इस एनर्जी को अगले सेक्शन में नहीं भेज पाएगा, तो ये एनर्जी क्या होगी, मजबूरन नोड से वापस पीछे की तरफ लौट जाएगी। लेकिन पीछे जाएगी तो भी कहां जाएगी, इस नोड के पार नहीं जा पाएगी। रीजन समझ गया ना क्यों? क्योंकि नोड पे जो पार्टिकल है वो बिल्कुल वाइब्रेट नहीं कर रहा है, और जब तक उसका वाइब्रेशन नहीं होगा तब तक एनर्जी आगे ट्रांसफर नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम है कि स्टैंडिंग वेव में जो एनर्जी है वो दो नोड्स के बीच में फंस के रह जाती है।
वो बस इसी दो नोड के बीच में लगातार जो है ऑसिलेट करती रह जाती है एनर्जी, पर ओवरऑल ना वो आगे जा पाती है ना ओवरऑल पीछे जा पाती है। अब कारण समझ गए? कारण क्या है कि जो नोड का पार्टिकल है वो बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करता है, और अगर वो हल्का सा भी वाइब्रेट कर जाता ना तो थोड़ी बहुत ही सही पर एनर्जी ट्रांसफर हो जाती, पर वो वाइब्रेट करता ही नहीं। तो ये है वजह स्टैंडिंग वेव में एनर्जी ट्रांसफर ना होने की। बात समझ में आ गई? तो इस लाइन को छोटा सा करके ऐड कर देंगे कि एनर्जी ट्रांसफर क्यों नहीं होती। इन स्टैंडिंग वेव नो एनर्जी will pass through nodes. No energy will pass through nodes. Therefore there is no net flow of energy. Therefore there is no net flow of energy. लिख लिया? ठीक। हाँ जी, मतलब जो इनिशियली वेव थी, इनिशियल वेव की एनर्जी तो हर एक पार्टिकल पे थी ना, इनिशियल वेव की एनर्जी तो हर एक पार्टिकल पे थी। जब उस सामने से दूसरी वाली वेव आई होगी तो उसने से एनर्जी को डिवाइड कर दिया अलग अलग पोर्शन में। पहले किस तरह होगी एनर्जी? तो पूरे मीडियम में ट्रांसफर होगी ना। आप ऐसा समझो कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने से सिर्फ एनर्जी आप तक पहुंचे ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। यहाँ पे मीडियम के हर एक पार्टिकल के पास अपनी एनर्जी है। आप वहां बैठ के सुनोगे तभी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, आप यहाँ खड़े होकर सुनोगे तभी मेरी आवाज सुनाई देगी, यहाँ बैठ के सुनोगे तभी मेरी आवाज सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि इस पूरे मीडियम में एनर्जी डिवाइडेड होगी। बस अब फर्क ये पड़ा कि जब सामने से दूसरी वेव आई तो उसने इस एनर्जी को अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर दिया। मतलब पहले एनर्जी ऐसे पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड थी, जो सामने से वेव आई उसने क्या करा, अलग अलग पोर्शन डिवाइड कर दिए कि ये एनर्जी इतने में कन्फाइंड हो गई, इधर की एनर्जी इतने में कन्फाइंड हो गई, इधर की एनर्जी इतने में कन्फाइंड हो गई। ऐसा काम करा। समझी? पक्की बात है? और कोई सवाल? चलिए एक लाइन और लिख दीजिए छोटी सी, फिर एक बार मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ। आपसे कहा था भैया फोन करके पूछ लेना, कह रहा बच्चों को भेजो फिर बच्चे खाली हाथ वापस जाएं, चार गालियां आपको सुनाएं। तो बात ठीक है। लिखो इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। जहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव होता है माइनस का 2a साइन kx। ठीक है जी, नोट करो जरा से।